जय हिंद। नमस्कार साथियों। अरुण धाकड़ जी, हेलो। नमस्कार अरुण धाकड़ जी। चलिए दोस्तों, आ जाइए जल्दी से। कल का अपने क्वेश्चंस रह गए थे कुछ, तो वो क्वेश्चंस अपने को लगाने हैं। चलिए जल्दी से आइए और जल्दी से अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए आज की क्लास को। एक बेहतरीन क्लास आज होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस करना है क्योंकि कल भी क्वेश्चन छूट गए थे, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आज अपने को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आशा करता हूँ कि आप टेस्ट अटेम्प्ट करके आए होंगे, तो चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छी आएंगी आपको, क्योंकि जब टेस्ट अटेम्प्ट करके आते हैं तो चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं। चलिए, कल का ये टेस्ट है। कल कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे क्वेश्चंस रह गए थे। तो ये 1 से 50 तक के क्वेश्चंस कल के कुछ बचे हुए हैं, वो पहले कर लेते हैं। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे आपके, इसीलिए मैंने पीडीएफ नहीं सेंड किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस उसमें रह गए थे। ये हो गया था आपका। इसके बाद ये भी हो गया था एनीमीटर, ये भी हो गया था आपका पवन वेग, बैरल, हाँ ये भी हो गया था। आज क्लास म्यूट ही है, कल अपन पढ़ रहे थे। चलिएगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? हाँ, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद थैंक्स फॉर योर, हाँ चलिएगा यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 34 से। अरुण धाकड़ जी हाय। चलिए यहाँ से देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो कल बताया था ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? ऑडियोमीटर होता है। ऑडियो फोन जो होता है वो आवाज को क्या करता है? रिकॉर्ड करने का काम करता है। क्या करता है? आवाज को रिकॉर्ड करने का काम करता है। क्लियर है? एनीमीमीटर क्या होता है? ये पवन के वेग को नापता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। क्रोनोमीटर क्या होता है? क्रोनोमीटर एक विशेष प्रकार की घड़ी होती है जो कि बिल्कुल सही समय बताती है, यानी आपको एग्जैक्ट समय बताएगी इसमें। क्लियर है? क्या बताएगी? बिल्कुल एग्जैक्ट समय आपको इसमें बताएगी। क्वेश्चन नंबर 34 था आपका कि पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए या नापने के लिए किया जाता है? ये कल की क्लास का है, 4 बजे बच्चा पूछ रहा था, एक तब लिखा था। क्लियर है? सनस्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या पौधों के ताप को नापने के लिए किया जाता है। क्लियर है? पाइरहेलिया मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? क्लियर है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्लियर है? पाइरहेलिया मीटर किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन थे, सनस्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा के ताप को या पौधों के ताप को नापने के लिए किया जाता है। क्लियर है? इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा कि सनस्पॉट को नापने के लिए किया जाता है। किसको नापने के लिए किया जाता है? सनस्पॉट को। यहां तक हम क्वेश्चंस कर चुके थे। कल के जो बचे हुए क्वेश्चन वो यहां से हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। जब मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस कराए थे तो उसी में मैंने आपको एक बताया था कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापी जाती है। आप बहुत अच्छी तरीके से इसको बता पाएंगे कि वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो किससे मापी जाती है। चलिएगा बताइएगा। सर ऑडियोमीटर क्या होता है? भाई जो ऑडियो रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं ऑडियोमीटर। जैसे कि ये था आपका, जैसे ऑडियोमीटर, ये क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को नापता है। ऑडियो फोन आवाज को रिकॉर्ड करता है, तो ऑडियोमीटर जो होता है ध्वनि की तीव्रता कि कितनी तीव्र ध्वनि है, ये उसको नापने का काम करता है। चलिएगा
वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को नापने का काम कौन करता है? यहां पे आप दो ऑप्शन में देखो, लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता नापते हैं। क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता। क्लियर है? ये दूध की शुद्धता को नापने के लिए काम में आता है लेक्टोमीटर। कंफ्यूज यहां हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं? कंफ्यूज यहां हो रहे हैं कि हाइड्रो आएगा कि हाइग्रो आएगा। क्लियर है? तो यहां ध्यान रखना, हाइग्रोमीटर घनत्व को नापता है। किसको नापता है? हाइग्रोमीटर जो होता है वो घनत्व को नापता है, घनत्व। और ये नापता है आपका क्या? सापेक्ष आर्द्रता को। क्या नापता है? सापेक्ष आर्द्रता को। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जो कि राडार लगा रहता है, रडार होता है ये, क्या होता है? रडार, राडार लिखा हो गया। रडार का उपयोग में आता है। रडार किसके उपयोग में आता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए। क्लियर है? ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने के लिए। तो रडार आप जानते हो कि रडार कहाँ लगाए जाते हैं? जहाजों में लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं? जहाजों में। कौन सी जहाजों में? पानी वाली जहाजों में, या बहुत सारी चीजों में लगाए जाते हैं। अपन विमान वाले पोत होते हैं, सो उसमें एक सैटेलाइट बोला, वो सैटेलाइट वाला वो जो होता है, वहाँ एक रडार लगा दिया जाता है। उसके रडार में अगर कोई विमान आता है, जैसे पाकिस्तान का विमान आ गया अपने रडार में, तो वो बता देता है। तो एक रडार वहाँ भी होता है। रडार जो होता है रेडियो तरंगे छोड़ता है। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंगे। तो ये किसके लिए लगाया जाता है? देखिएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। किसके लिए लगाया जाता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। अविनाश चतुर्वेदी जी, राजश्री कुशवाहा जी बिल्कुल सही है, मीना पटेल जी और योगेश बिलाला जी। भाई ध्वनि तरंगे नहीं छोड़ता रडार, रडार रेडियो तरंगे छोड़ता है। इसकी जो लंबाई होती है कम से कम ये 40 किलोमीटर तक बता देता है कि हाँ कोई वस्तु है या नहीं है। कम से कम 40 किलोमीटर की दूरी पे ये बता देगा कि कोई वस्तु है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 38, ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? आपको पहले तो यह बताना है कि ल्यूमेन है क्या। क्लियर है? आपको बताना है ल्यूमेन क्या है। प्रकाश मिति है, तरंग दैर्ध्य है, ज्योति फ्लक्स है, या इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? विभा सोलंकी बी, श्रद्धा सिंह सी। ये किसका बता रहे हैं? चलिएगा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? प्रकाश मिति का है, तरंग दैर्ध्य का है, ज्योति फ्लक्स का है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि ज्योति फ्लक्स क्या होता है। ज्योति फ्लक्स क्लियर है? तरंग दैर्ध्य और प्रकाश मिति के बारे में आप जानते ही हैं। क्लियर है? तरंग दैर्ध्य और प्रकाश मिति के बारे में तो आप जानते हैं, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अब इसको तो एक्सप्लेन नहीं करना। ज्योति फ्लक्स क्या होता है? प्रति सेकंड, प्रति सेकंड जो प्रकाश निकलता है, क्या निकलता है? जो प्रकाश निकलता है, और प्रकाश की निकलने पे जो चमक होती है, क्या होती है? जो चमक होती है इस, यार, जो चमक होती है इसी को बोलते हैं ज्योति फ्लक्स। क्या बोलते हैं? ज्योति फ्लक्स। अविनाश चतुर्वेदी जी ए, प्रकाश मिति, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? इसको लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ज्यादातर ध्वनि, क्लियर है, यानी ध्वनि तरंगों में और प्रकाश में भी इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है 3.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेके कहाँ तक होती है? 7.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक होती है। क्लियर है? ये इतनी छोटी यूनिट होती है कि इसको एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। 3700 एंगस्ट्रॉम से लेके 7900 एंगस्ट्रॉम तक इसकी क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। किसकी होती है? ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। किसकी तरंग दैर्ध्य? प्रकाश की। यानी जिसकी ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है वो ज्यादा दूरी कवर करता है। तरंग दैर्ध्य का सीधा सा मतलब होता है डिस्टेंस कवर करना। क्या करना? डिस्टेंस कवर करना। मैंने इसको बनाया हुआ है कि आप डिस्टेंस से याद रखें। इसका मतलब होता है डिस्टेंस कवर करना। क्लियर हुआ? चलिएगा, बताइएगा।
भाई सही आंसर अभी तक दिया ही नहीं है। भाई आंसर, हाँ हाँ अब आया आंसर, राजश्री ज्योति फ्लक्स, बिल्कुल सही है। ज्योति फ्लक्स, राजश्री कुशवाहा जी बिल्कुल सही है, ज्योति फ्लक्स। इन्होंने जो आंसर दिया बिल्कुल सही है, ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन जो मात्रक होता है किसका होता है? ज्योति फ्लक्स। प्रति सेकंड जो प्रकाश चमक देता है अपने को, उसी को हम ज्योति फ्लक्स बोलते हैं। तरंग देर, प्रकाश मिति, प्रकाश की जो मिति होती है गति। चलिएगा 39, श्यानता की इकाई यानी एसआई इकाई क्या होती है? श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है? क्लियर है? देखिएगा दोस्तों, श्यानता की जो एसआई इकाई होती है, पास्कल आप जानते हो, पास्कल जो होती है वो दाब की होती है। किसकी होती है? पास्कल जो होती है वो किसकी होती है? दाब की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दाब की। तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो दाब की हो गई। क्लियर है? 5 जूली, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा। श्यानता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? पाउ जूली। पाउस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पाउस भी बोला जाता है कहीं पर भी। तो इसका आंसर होगा पाउ जूली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? अब यहां से एक तारे की दूरी को नापना है तो किस में नापते हैं उसको? प्रकाश वर्ष में। किस में नापते हैं? प्रकाश वर्ष में या फिर नॉटिकल मील में। देखो कूलाम तो किसका आवेश है? ये तो आवेश होता है। क्या होता है? आवेश, कूलाम। क्लियर है? एम्पियर क्या होता है? धारा। एम्पियर क्या है? धारा। धारा का मात्रक है एम्पियर। अब किसी तारे की दूरी को नापना है तो यहां से अपन दूरी नापेंगे तो उसको नापेंगे नॉटिकल मील या प्रकाश वर्ष में। क्लियर है? तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए क्या? कि सर प्रकाश वर्ष में, क्योंकि इनकी खगोलीय पिंडों की दूरी प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव है, ध्यान देना है इस पे। क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव है ये। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव क्वेश्चन पे ध्यान देना है, यानी इनमें से कौन सा गलत मिला हुआ है। जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, बिल्कुल सही है। क्लियर है? जो प्रेशर है यानी दाब, प्रेशर का मतलब क्या होता है? दाब। जो दाब है वो पास्कल में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो सीमेंस होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर होगा, यानी जो गलत मिला हुआ है वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो टेस्ला नहीं होता। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ये वाला। क्लियर है? मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स को टेस्ला में नहीं नापते, टेस्ला में नहीं नापते। क्लियर है? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, इसको टेस्ला में नहीं नापते। चलिएगा, कैंडिला किसका मात्रक है? तो कैंडिला जो है ये कौन सी यूनिट है? ये मात्रक। ये मात्रक कौन सा है? क्लियर है? 7 मात्रक पढ़े थे अपने, 7 मात्रक। उन 7 मात्रकों में से एक क्या है? कैंडिला। और ये किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। किसका मात्रक है ये? ज्योति तीव्रता का। क्लियर है? ज्योति फ्लक्स आपको बता ही दिया क्या होता है। ज्योति फ्लक्स आपको बता ही दिया कि क्या होता है। क्लियर हुआ? तो ये किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। चलिए समझ में आ गया किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। अब देखिएगा 43, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं, यानी अभी तो वो नीचे चल रहा है, पानी में चल रहा है। कहां चल रहा है? समुद्र में चल रहा है, पानी में चल रहा है। तो समुद्र की वस्तुओं को, यानी समुद्र के नीचे के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा है जो पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी नीचे चलती है, पानी के अंदर घुस के चलती है, लेकिन उसको ऊपर देखना रहता है। तो ऊपर जब देखना रहता है तो वो किसका यूज करती है? ऐसी कौन सी चीज है जिसका वो यूज करती है? पायरोमीटर है, एपिडियोस्कोप है, पेरिस्कोप है, या फिर ओडोमीटर है? क्लियर है? क्या है? ओडोमीटर है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 43 का। तो देखिएगा, पायरोमीटर, क्या नाम है इसका? पायरोमीटर। ये ऊंचे ताप को मापने के काम में आता है। ताप को तो मापता है, लेकिन कौन से ताप को? ऊंचे ताप को। ऊंचे ताप को मापता है। किसको मापता है? ऊंचे ताप को मापता है। क्लियर है? एपिडियोस्कोप ये आपके मापता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, ये अपारदर्शी चीजों को देखने के काम में आता है। अपारदर्शी यानी प्रकाश इधर से उधर नहीं जाता है, तो ये उसको देख पाता है। क्या कर पाता है? देख पाता है। क्लियर है? इसका आंसर होगा पेरिस्कोप। पनडुब्बी में जो लगाया जाता है वो क्या लगाया जाता है? पनडुब्बी में पेरिस्कोप लगाया जाता है। ओडोमीटर आपको अभी पता था,
ओडोमीटर अभी पढ़ा था आपने, ध्वनि की तीव्रता, क्या इसको नापने में, ध्वनि की तीव्रता को मापने में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने में किया जाता है। आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पेरिस्कोप। बिल्कुल सही है, जो भी आंसर पेरिस्कोप दे रहा है उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 44, टेकोमीटर, टेकोमीटर से क्या नापा जाता है, क्लियर है, टेकोमीटर से क्या नापा जाता है, तापक्रम, प्रवाह, दाब या फिर चाल। टेकोमीटर से क्या नापा जाता है, बताइए, टेकोमीटर से क्या नापा जाता है, तापक्रम, प्रवाह, दाब या चाल। टेकोमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों, जल्दी बताएं, टेकोमीटर से क्या नापते हैं। देखो, टेकोमीटर एक युक्ति होती है जो वायुयानों में प्रयोग की जाती है। कहां की जाती है, वायुयान में। टेकोमीटर एक प्रकार की युक्ति होती है जो वायुयानों में प्रयोग की जाती है, और वायुयान में टेकोमीटर के द्वारा क्या नापते हैं, उनकी गति नापते हैं। क्या नापते हैं, उनकी गति। गति का मतलब क्या होता है, चाल, यानी उनकी क्या नापी जाती है, उनकी स्पीड मापी जाती है। क्या मापी जाती है, उनकी स्पीड मापी जाती है। इसका मतलब क्या है, टेकोमीटर चाल नापने के लिए यूज किया जाता है। क्या नापने के लिए यूज किया जाए, बिल्कुल राजश्री कुशवाहा जी बिल्कुल सही है, डी वाला आंसर, चाल मापने के लिए टेकोमीटर का यूज किया जाता है। चलिएगा अगला आंसर दीजिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध को रेसिस्टेंस बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलाम जो होता है ये चार्ज का मात्रक होता है। चार्ज का मतलब होता है आवेश, क्या होता है, आवेश, क्लियर है। जूल जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक। न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक होता है। किसका होता है, बल का। बचा क्या, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिएगा आपको बताना है अदिश राशि, इनमें से अदिश राशि कौन सी है, क्लियर है। तो देखिएगा, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, बलागुण भी एक अदिश राशि है, और संवेग भी क्या है, एक अदिश राशि है। यानी आंसर जो होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही क्या हैं, अदिश, ऐसी राशियां जिनको परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आप ऐसा बोलोगे मैंने इधर से पश्चिम दिशा से मैंने 2 किलो ऊर्जा ली, ऐसा थोड़े ना बोलते हैं। मैंने बल आघूर्ण पश्चिम दिशा में लगाया, बल आघूर्ण तो एक ही तरह लगता है, आप घुमाते जाओ उसको, क्या करते जाओ, घुमाते जाओ। बल आघूर्ण होता क्या है, क्लियर है, कि आप ऐसा बल लगा रहे हो, बल आघूर्ण लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर इसमें लेंथ ज्यादा होगी तो बल आघूर्ण कैसा होगा, 46 का ए ऊर्जा। अरे भाई, संवेग और ये दोनों भी अदिश राशि होती है, संवेग और दोनों भी अदिश राशि होती है। संवेग अकेला नहीं होता, संवेग होता क्या है, P इज इक्वल टू एम भी। संवेग क्या होता है, P इज इक्वल टू एम भी, द्रव्यमान इंटू वेग का अदिश गुणनफल, क्लियर है। द्रव्यमान और वेग का अदिश गुणनफल, तो जब अदिश गुणनफल है तो ये क्या है, एक अदिश राशि है। चलिएगा 47 पे आइएगा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर, ये किसके बराबर होता है, क्लियर है। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। इसका आंसर आपको देना है कि ये किसके बराबर होता है। चलिएगा 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट आवर, ये किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा, चलिए बताइएगा। हाँ जी, तो देखिएगा इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। 1 किलोवाट घंटा को आपको जूल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तैतालीस का 3.5 की पावर 6 जूल, 48। सदिश, ये एस इन्होंने सारा गड़बड़ किया हुआ है। सदिश राशि है, इनमें से सदिश राशि कौन सी है, अब आप मुझे बताइएगा। सदिश का मतलब होता है जिसको परिमाण के साथ साथ, किसके साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, क्लियर है। किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, उसको ही क्या बोलते हैं, सदिश राशि। अब बताइए दाब सदिश होता है क्या, नहीं होता, क्लियर है, दाब सदिश नहीं होता। धारा, धारा किधर बह रही है, धारा का मतलब होता है करंट, क्या होता है, करंट, करंट कहां बह रहा है, क्लियर है। दूसरा आता है शक्ति, शक्ति क्या है,
कार्य, ऊर्जा और शक्ति एक ही चीज है। क्या है? शक्ति। आपको बताना है सदिश यानी परमाणु होना चाहिए। कोणीय संवेग ये क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि जब कोणीय संवेग आप लगाते हो तो वो कोण एक दिशा के परितः घूमता है। किसके परितः घूमता है? कोणीय संवेग एक दिशा के परितः क्या होता है? घूमता है। तो इसीलिए क्या होगा? कोणीय संवेग। 49 जी का मान यानी उसकी एसआई इकाई वही होती है जो खालिस्तान की एसआई इकाई है। यानी जी का मान का मतलब होता है ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है? ग्रेविटी का मतलब क्या है? ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी का एसआई यूनिट वही है, ग्रेविटी की एसआई यूनिट वही है जो किसकी एसआई यूनिट है? जो किसकी एसआई यूनिट है? क्लियर है? त्वरण की। किसकी? त्वरण की। क्योंकि जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो पीछे यूनिट लिखी गई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या लिखी गई है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिएगा 50 लास्ट क्वेश्चन है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? जो एक माइक्रोन होता है वह किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो देखिएगा, एक माइक्रोन जो होता है वो होता है 0.0001 मीटर के बराबर। क्लियर हुआ? 0.001 मीटर के बराबर। तो ये आपके कल के क्वेश्चन बचे हुए थे। क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना पड़ा, क्योंकि टाइम का अपने पास अभाव है और अपने को आगे के 100 क्वेश्चन और करना है। चलिएगा, तो क्लास आज की हम अब स्टार्ट करते हैं। कल के क्वेश्चन बचे हुए थे जो कि हमने सोल्व किए हैं। वही सेकेंड नंबर का टेस्ट अपना सेकेंड ही है, बस अब सॉल्यूशन जो रहेगा वो 51 से लेके कहां तक का रहेगा? 100 क्वेश्चन तक का रहेगा। 51 से लेके कहां तक का रहेगा? 100 क्वेश्चन तक का रहेगा। तो कमर कस लीजिए, मजा आने वाला है। हर एक ऑप्शन बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन होगा आपके सामने। क्लियर है? ये टेस्ट सीरीज चल रही है। जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं लिया है वो टेस्ट लें। मात्र 51 रुपए में आपको 11 टेस्ट, 1100 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल रहे हैं। और जब YouTube सॉल्यूशन आप देखते हो तो वही क्वेश्चन आपको 1100 से 4000 पहुंच जाते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हम करा रहे हैं। क्लियर? कोर्स नहीं है, एक रिक्वेस्ट मान सकते हो कि आपको ये टेस्ट लेना चाहिए। 51 रुपये ज़्यादा नहीं होते। 50 रुपये की अब बिमल आने लगी है, मैंने सुना है ऐसा कि 40-50 रुपये की बिमल भी आ रही है। तो आप खा के थूक दोगे, इससे अच्छा है कि कम से कम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ से वर्तिका क्लासेस ऐप डाउनलोड करिएगा, यहाँ नंबर डालिएगा, ऑटोमेटिक ओटीपी फिल हो जाएगी। स्टूडेंट की आईडी बनाना है, यहाँ टेस्ट सीरीज में जाना, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, उच्चतम वेधन क्षमता की तरंग है। क्लियर है? उच्चतम वेधन, क्लियर है? वेधन क्षमता की तरंग कौन सी है ये आपको बताना है कि उच्चतम वेधन क्षमता की जो तरंग है वह कौन सी है। उच्चतम वेधन क्षमता की तरंग अवरक्त तरंग है, परावैंगनी तरंग है, एक्स किरण है या फिर गामा किरण है? आप लोग आंसर दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता जाता हूं धीरे धीरे। देखिएगा, गामा किरण जो होती है इसकी, गामा किरण जो है इसकी, जो गामा किरण है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? इसकी जो खोज की थी गामा किरण की वो बेकुरल ने की थी। क्लियर है? इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻14 मीटर से लेके 10⁻−10 मीटर तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहां लैम्डा लिख देता हूं। क्लियर है? इसका यूज कहां किया जाता है गामा किरण का? तो गामा किरण का यूज कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कैंसर के इलाज में गामा किरण का यूज किया जाता है। और कहां किया जाता है? एमआरआई में इसका यूज किया जाता है। अब बोलोगे सर एमआरआई क्या होती है? तो एमआरआई होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लियर है? एमआरआई अपन करवाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं तब। तो अभी इतना डिस्क्रिप्शन ठीक है गामा किरण का। क्लियर है? एक्स किरण की जो खोज की थी वो रोंटजन ने की थी। किसने की थी? रोंटजन ने की थी। एक्स किरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻−10 मीटर से लेके 10⁻−11
-8 मीटर तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, यानी लैम्डा की वैल्यू होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है एक्स किरण का? तो ये आंत के उपचार में की जाती है। कहाँ की जाती है? आंत के उपचार में किया जाता है। क्लियर है? हमारा जो एक्सरे होता है वो 6 रोंटजन पे होता है। कितने पे होता है? 6 रोंटजन पे। यानी हम कभी भी एक्सरे कराने जाते हैं तो हमारा जो एक्सरे होता है वो 6 रोंटजन पे होता है। क्लियर है? आप लोग आंसर दीजिएगा तब तक कि इसका आंसर क्या होगा। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ इसको। क्लियर है? आंसर आपको देना है। किसको देना है? आंसर तो आपको ही देना है। क्लियर हुआ दोस्तों? आंसर किसको देना है? आपको। परावैंगनी किरणें, इसकी जो खोज की थी वो रीटर नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रीटर नाम के एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻8 मीटर से लेके 10⁻⁻7 मीटर तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। इसका उपयोग क्या होता है? पानी को साफ करने में। पानी को साफ करने में, यानी कुल मिला के जो आरओ आप लगवाते हो, आरओ, अब यहां जगह नहीं है, आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ओस्मोसिस। क्या होता है? रिवर्स ओस्मोसिस। आरओ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? रिवर्स ओस्मोसिस होता है। दूसरा देखिएगा, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों को इंफ्रारेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। अवरक्त किरणों को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? इंफ्रारेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंफ्रारेड बोला जाता है। इनकी जो खोज की थी वो हर्सेल नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। क्लियर है? किसने की थी? हर्सल नामक वैज्ञानिक ने। इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 7.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेके 10⁻⁻4 मीटर तक होती है। क्लियर है? इसका काम क्या होता है? अवरक्त किरणें जो होती हैं, जो वायुमंडल जो हमारा गर्म होता है, वायुमंडल जो गर्म होता है वो इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से? इसकी वजह से। यानी वायुमंडल को ये क्या करती है? गर्म करने का काम करती है। और ये गर्म करती है तो इसका उपयोग कोहरे में देखने के लिए किया जाता है। कोहरे में देखने के लिए, क्योंकि अवरक्त किरणों की, अवरक्त जो तरंगे होती है इनकी वजह से ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा उस अवरक्त कोहरे में देखने के लिए, फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। कई जगह पे अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हुआ। अब आप आंसर बताइएगा कि उच्चतम भेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे ज्यादा उच्चतम भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की, क्योंकि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी भेदन क्षमता, ये भेदन नहीं है, भेदन है, उसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि सबसे कम तरंग दैर्घ्य, देखें दो चीजें होती हैं, एक होती है आवृत्ति। क्या होती है? आवृत्ति। एक होती है तरंग दैर्घ्य। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है उसकी भेदन क्षमता कम होगी, यानी उसकी आवृत्ति क्या होगी? कम। लेकिन जो गामा किरण है, क्या है? जो गामा किरण है, ये गामा किरण की तरंग दैर्घ्य होती है कम, लेकिन आवृत्ति होती है बहुत ज्यादा, इसीलिए इसकी भेदन क्षमता कम होती है। इसलिए तो इसका उपचार कहाँ किया जाता है? कैंसर के इलाज में। ये बॉडी के अंदर तक घुस जाती है। कहां तक घुस जाती है? बॉडी के अंदर, कोशिकाओं को मारने का काम करती है। इसलिए सबसे ज्यादा किसकी होती है? इसकी। ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? ये पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आया दोस्तों आप सभी को? क्लियर है? सहमत हो तो एक बार शेयर कर दें सारे लोग वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोग अपन से जुड़ पाएं। ये आपका पहला क्वेश्चन था आज का। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, इसका आंसर होगा गामा किरण। क्या होगा? गामा किरण होगा। चलिएगा, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का क्या करना है? आपको मिलान करना है कि रेडियो जो तरंगे होती हैं वो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक के रिमोट स्विच में होती हैं। सूक्ष्म तरंगे जो होती हैं वो विमान नेविगेशन में, यानी रडार प्रणाली में काम में आती हैं। अवरक्त किरणें सेलुलर फोन में काम में आती। इसमें से आपको वो देखना है जो सही तरीके से मिल रहा है। इसमें से आपको वो देखना है जो सही तरीके से मिल रहा है। गामा किरणें कैंसर के कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में काम में आती है। तो अभी पढ़ा है आपने, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि गामा किरणों में क्या किया जाता है? कैंसर के इलाज में गामा किरणों का यूज किया जाता है, यानी कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए गामा किरणों का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए गामा किरणों का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका? ये वाला। इसमें और तो है नहीं, अभी ये आगे तरंगे आएंगी, मैं आगे इनका बारे में बताता जाऊंगा, यहां जगह नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 53, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचारण की दिशा में खालिस्तान कंपन करते हैं, लंबवत करते हैं, प्लानर करते हैं,
अर्धवृत्ताकार करते हैं या फिर समांतर करते हैं। अनुदैर्घ्य की बात आई है तो तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक होती है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों के भी दो प्रकार होते हैं, जिसमें से एक होती है दोस्तों अनुप्रस्थ, क्या होती है, अनुप्रस्थ, और एक होती है अनुदैर्घ्य। एक क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग। क्लियर है? इन दो प्रकार की तरंगे आपको देखने को मिलेगी। अब इन दो प्रकार की तरंगों में क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो इस तरीके से गमन करती हैं, यानी एक शंख और एक गर्त के रूप में ये क्या करती हैं, गमन करती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसे गमन करती हैं, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, एकदम एकदम क्लियर है, फिर ऐसे हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि अनुदैर्घ्य तरंगे जो गमन कर रही हैं, कंपन कर रही हैं, ये समांतर है। कैसा है, समांतर। देखें, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इसमें जो होता है कंपन, कंपन की दिशा कैसी होती है, समानांतर होती है। कैसी होती है, समानांतर होती है। क्लियर है? और ये जो गमन करती है ये ऐसे जिगजैग लाइन के थ्रू करती है। ये ऊपर को इसको बोलते हैं श्रृंग, क्या बोलते हैं, श्रृंग, और ये नीचे का ये होता है, इसको बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। ऊपर श्रृंग, नीचे गर्त। अभी आगे बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। क्लियर है? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे पूरा बता दूंगा कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है। चलिएगा, समझ में आया? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगों के लिए अब समझ ही लो, अब क्या जाना। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, क्लियर है, उदासीन होती हैं। कैसी होती हैं, उदासीन होती है, यानी अगर ये विद्युत क्षेत्र में जाएंगी तो इनको ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला। अनुप्रस्थ तरंगों के पास ऊर्जा और संवेग दोनों चीजें होती हैं। क्या होती हैं, ऊर्जा और संवेग इनके पास दोनों होता है। क्लियर है? क्योंकि जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सारी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। आगे और एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, खालिस्तान एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं, यहां पढ़ लेना ध्यान से, तरंग का वर्णन नहीं करती हैं। क्लियर है? इनमें से कौन सी एक मात्रा है जो कि तरंग का, किसका, तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती, यानी वो तरंग के बारे में कुछ बता ही नहीं सकती। तो ऐसी कौन सी मात्रा है वो आपको बताना है। क्लियर है? एक मात्रा जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। तो देखिए, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाया जाता है, बिल्कुल बताती है भाई। तरंगदैर्घ्य जिसकी ज्यादा होगी, लाल कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए दूर तक दिखता है। कहां तक दिखता है, दूर तक। और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है वो दूर तक नहीं दिखता, फैल जाता है, यानी उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। कैसी होती है, आवृत्ति ज्यादा। तरंग गति, भाई तरंग की गति, तरंग की गति किस स्पीड से जा रहा है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की स्पीड से जाती है। क्लियर है? आवृत्ति, भाई लैम्डा 1/n, ये क्या है, आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति। और ये क्या है आपका, ये आपका तरंगदैर्घ्य है। तो भाई तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो आएगा ही आएगा। आंसर जो होगा आपका, आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, ऊंचाई। ऊंचाई का तरंग में कोई काम नहीं होता है। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर? निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? अब बताने की जरूरत है क्या, अब बताने की जरूरत है क्या? जल्दी से इसका आंसर मुझे सही चाहिए सभी लोगों का। क्लियर है? क्योंकि मैं बता चुका हूं इसका आंसर, कि आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा, मैं तब तक इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर है? अल्फा कण और बीटा कण की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। क्लियर है? रदरफोर्ड जो थे जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, मानते हैं गोल्डस्टीन के साथ में। सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों इसका तो। क्लियर है? गामा किरणों के बारे में बता ही चुका हूं, बेकुलर, बेकुरल, गामा किरणों की जो खोज की थी बेकुरल ने की थी। तरंगदैर्घ्य 10⁻14 से 10⁻10 मीटर तक होती है, और इसका कैंसर के इलाज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और ये एक उदासीन कण है। कैसा कण है? उदासीन कण है। इसके ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज। बिल्कुल सही है, C333 बिल्कुल सही है। गामा किरणें सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा। अब ध्यान से सुनना, गामा किरणों से ज्यादा भी भेदन क्षमता किसी तरंग की होती है। गामा किरण से ज्यादा भी तरंग भेदन क्षमता एक किरण की होती है, यानी एक तरंग की होती है। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि उस तरंग का नाम क्या है, आप लोग बताइएगा। गामा किरण से ज्यादा भी भेदन क्षमता एक तरंग की होती है, उस तरंग का नाम क्या है, बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 56। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को ही बोलते हैं अवरक्त। क्या बोलते हैं? अवरक्त प्रकाश।
किरणें क्या हैं? इनमें से आपको बताना है कि इंफ्रारेड क्या है। क्लियर है? अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है, यांत्रिक है या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्लियर है? आपको बताना है कि इंफ्रारेड क्या है। आपको यह बताना है कि इंफ्रारेड क्या है। आप इधर बताइएगा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तरंग। क्या करता हूं? तरंग। तरंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक जो तरंग होती है उसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर है? दूसरी जो तरंग है उसका नाम है यांत्रिक तरंग। कौन सी तरंग? यांत्रिक तरंग। ध्यान से समझिएगा, एक जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग, दूसरी जो है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग आपकी सिर्फ दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य। क्या होती है? एक अनुप्रस्थ होती है, दूसरी अनुदैर्घ्य होती है। इसको छोड़ो अभी। क्लियर है? विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें आपकी 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहली होती है गामा। क्लियर है? पहली क्या होती है? गामा। दूसरी होती है एक्सरे। क्या होती है? एक्सरे। तीसरी होती है यूवी, अल्ट्रावायलेट। क्या होती है? परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट। क्लियर है? 3 हो गई। इन 3 के बीच में फिर एक किरण आती है आपकी विजुअल। कैसी आती है? विजुअल। इसको ही बोलते हैं दृश्य। क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश। क्लियर है? इसके बाद जो आती हैं आपकी, वो इसके बाद आती हैं आपकी अवरक्त। क्या आती है? अवरक्त यानी इंफ्रारेड। अवरक्त के बाद जो आती हैं वो आती है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। क्लियर है? और माइक्रो के बाद जो लास्ट तरंग आती है वो आती है रेडियो। क्या आती है? रेडियो तरंगे। कितनी? तो ये कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। पहली होती है गामा रे, दूसरी होती है एक्स रे, तीसरी होती है यूवी, चौथी होती है दृश्य प्रकाश, फिर होती है अवरक्त, फिर होती है माइक्रो, फिर होती है आपकी सूक्ष्म यानी रेडियो, फिर होती है आपकी रेडियो तरंगे। फिर क्या होती है आपकी? रेडियो तरंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गामा किरणों की जो खोज की थी आपको बता ही दिया। एक्स किरण की रोंटजन ने की थी। किसने की थी? रोंटजन ने की थी। किसने की थी? रोंटजन ने। गामा किरण की किसने की थी? बेकुरल। किसने की थी? बेकुरल ने। क्लियर है? इसकी किसने की थी? रीटर ने। पराबैंगनी किरणें बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पराबैंगनी। क्लियर है? पराबैंगनी किरणें। दृश्य प्रकाश की जो खोज की थी वो न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने। इन तरंगों में से हम सिर्फ एक तरंग को देख पाते हैं जिसका नाम है दृश्य प्रकाश यानी विजुअल। क्या नाम है? विजुअल। क्लियर है? अवरक्त की आपको बताई थी, किसने की थी? हर्सेल ने की थी। किसने की थी? हर्सेल ने की थी। क्लियर है? माइक्रो तरंगों की जो खोज की थी दोस्तों वो किसने की थी? हर्ट, हेनरी हेनरी हर्ट ने की थी। किसने की थी? हेनरी हर्ट। और रेडियो तरंगों की खोज जो की थी वो मार्कोनी ने की थी। किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। तरंगे, अब इसके बाद आपका डाउट रहेगा ही नहीं, मैं सारी तरंगों का पोस्टमार्टम कर देता हूं। क्लियर है? इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁴ बेकुरल। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻14 मीटर से लेके 10⁻10 मीटर तक, 10⁻10 मीटर से लेके 10⁻8 मीटर तक। इसकी जो होती है 10⁻8 से लेके 10⁻7 तक। इसकी मैंने आपको बताई थी कि 37 एमोस्ट्रॉन्ग से लेके 79 एमोस्ट्रॉन्ग तक होती है। क्लियर है? इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3.7 × 10⁻7 से लेके 10⁻⁴ तक होती है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁴ से लेके 10⁻1 तक होती है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻1 से लेके 10⁻4 तक होती है। कहाँ तक होती है? 4 मीटर तक होती है। तो ये इन सबकी क्या है? तरंग दैर्घ्य है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन तरंग का एक ही जगह पे एक इमेज में, अगर आप बाद में वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कभी इसके अलावा बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। क्लियर है? अब इनका यूजेस जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? इनका यूज तो लिख ही लो, कोई जरूरत ही नहीं है आगे। गामा किरण का यूज कैंसर के इलाज में। किसमें? कैंसर के इलाज में। और किसमें? एमआरआई में। किसमें? एमआरआई में। क्लियर है? एक्सरे का जो किया जाता है वो आंत के इलाज में। किसमें? आंत के इलाज में।
दूसरा किया जाता है इसका, दूसरा किसमें किया जाता है, एक्सरे निकालने में 6 रोंटजन पे निकलता है। कितने पे निकलता है, रोंटजन, 6 रोंटजन पे निकलता है। क्लियर है। अल्ट्रावोलेट रे पानी को साफ करने में, पानी को साफ करने यानी आरओ में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। आरओ में दृश्य प्रकाश 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का, क्योंकि 7 रंग देता है, 7 रंग देता है, देखने के काम में आता है। अवरक्त ये वातावरण को गर्म बना के रखता है। कैसा बना के रखता है, गर्म। किसको, वायुमंडल को, वायुमंडल को गर्म बनाने का ये काम करता है। क्लियर है। माइक्रो, ये माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में, और दूसरा टेलीफोन संचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये रिमोट जो मेरे हाथ में है, इसमें से ये बल्ब दिख रहा होगा, रिमोट में बल्ब दिख रहा है, देखो बल्ब दिख रहा है, तो इस बल्ब से क्या निकलती है, तरंग, और ये तरंग क्या करती है, ये तरंग जाती है धीरे धीरे, हाँ इसका सिग्नल दिया है, आगे बढ़ाना है। क्लियर है। तो आगे जाके इनका क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से। हाँ लेट हो रहा है। रेडियो ये रडार में किया जाता है। इसका किसमें किया जाता है, रडार, इसमें किया जाता है, रडार में। तो ये देख लेना। इंफ्रारेड, अब पता चल गया कौन सी करण है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इंफ्रारेड कौन सी तरंगे हैं, इंफ्रारेड जो है वो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे मैंने अभी आपको बताई है ना, तो इधर जब आप आओगे ना सबसे कम तरंग दैर्घ्य मिलेगी, उधर जब जाओगे ना सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य मिलेगी। ये भी ध्यान रखना। सबसे कम तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻10 मीटर तक किसकी होती है, गामा की। तो देख लो इनमें कौन सी है, गामा रे। कितनी होती है, 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर तक होती है। कितनी होती है, एक्स किरण की होती है 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻8 मीटर तक होती है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड होती है क्या आपकी इंफ्रारेड ये रही 3.7 इंटू 10⁻7 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होती है। रेडियो तरंगे, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻1 मीटर से लेकर 4 मीटर तक होती है बस। तो सबसे कम किसकी है, गामा रे की। तो क्या आंसर आएगा, गामा रे आएगा। क्या आएगा, गामा रे आएगा। चलिएगा, इनके बारे में बहुत बात हो चुकी है। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। वास्तविक रूप से एक्सरे क्या होता है, धीमी गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तेज गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, या धीमी गति के न्यूट्रॉन। इसका आंसर दीजिएगा, मैं पानी पी लेता हूं। चलिएगा, बताइएगा कि वास्तविक रूप से जो एक्सरे होती हैं वो कैसी क्या होती हैं। धीमी गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तेज गति के होते हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, या आपका धीमी गति के इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया एक्सरे क्या है, एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं, एक्सरे एक प्रकार की कैसी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो व्यवहार होता है वो थोड़ा थोड़ा अनुप्रस्थ, भाई धीमी गति के न्यूट्रॉन क्यों बोल रहे हो कौशल महावर जी, धीमी गति के न्यूट्रॉन नहीं आएगा, क्या आएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो व्यवहार होता है, क्या होता है, व्यवहार। क्लियर है। इनका थोड़ा थोड़ा व्यवहार कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंगों के जैसा होता है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंगों के जैसा होता है। थोड़ा थोड़ा व्यवहार अनुप्रस्थ तरंगों के जैसा इनका होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 59 आपके लिए, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है, किस चीज का परिवहन करती है, क्या पदार्थ का करती है, या ऊर्जा का करती है, या द्रव्यमान का करती है, या कुछ नहीं। क्लियर है। तो वह किस चीज का परिवहन करती है आपको ये बताना है। अगर कोई तरंग जाती है तो तरंग को आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, किसको पढ़ा है, अगर तरंग को आपको अच्छे से पढ़ा है, तरंग का मतलब होता है वेव। क्लियर है। तरंग को अच्छे से पढ़ा है तो तरंग एक प्रकार की क्या है, तरंग एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है।
क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग। कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग। अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी ऊर्जा क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। क्या हो रही है? ऊर्जा बाहर निकल रही है, तरंग के रूप में बाहर निकल के जा रही है। तो मेरे अंदर से ऊर्जा का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा क्या हो रही है? परिवहन हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऊर्जा का। क्या? क्योंकि ये ऊर्जा का परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है दोस्तों? ऊर्जा का परिवहन करती है। क्लियर है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली, ये खुली है, एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी। क्या देगी? आपको चार ऑप्शन दिया है, सभी हार्मोनिक्स, सभी समहार्मोनिक, सभी विषम हार्मोनिक, या कोई हार्मोनिक्स नहीं है। अब आंसर तो तब दोगे जब पता होगा कि हार्मोनिक्स क्या होता है। तो समझिएगा हार्मोनिक्स क्या होता है, हार्मोनिक्स। क्लियर है? किसी भी तरंग की जो आवृत्ति होती है, क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो उसकी आवृत्ति, उसके आवृत्ति का जो गुणन होता है, आवृत्ति का क्या होता है? जो गुणन होता है। देखो आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति का मतलब होता है सीधा सवाल क्षमता। क्या होता है? क्षमता, कि कोई तरंग कितना फैल के जाएगी। अगर ऐसे जा रही है तो इसकी आवृत्ति कम है, और अगर ऐसे फैल के जा रही है आवृत्ति ज्यादा, ऐसे फैल के जा रही है पूरी ही फैल गई तो उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, यानी बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, जबकि तरंग देर उसकी कम होती है। तो आवृत्ति जो होती है, इस आवृत्ति का जो गुणन होता है, इसी को बोलते हैं हार्मोनिक्स। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स। अब आप देखिएगा, समझ नहीं आया? कौन सा नहीं आया? क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, कौन सा क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया? हार्मोनिक्स। अब उसने बोला एक ओर बंद और दूसरी ओर खुली हुई एक पाइप। मान के चलो कि ये एक पाइप है, ये एक ओर से बंद है और ये दूसरी ओर से क्या है? खुली हुई है। तो ये क्या देगी? ये विषम हार्मोनिक देगी। यानी विषम हार्मोनिक का मतलब क्या है? कि ये हर बार आपको एक जैसी आवाज नहीं सुनाई देगी इसके अंदर से। आप कभी बोलोगे तो कभी दूसरी आवाज आएगी, क्योंकि एक तरफ से बंद है दूसरी तरफ से खुली हुई है। तो हर बार एक जैसी आवृत्ति की ये तरंग नहीं निकाल पाएगी। यही होता है आवृत्ति का गुणन। क्या होता है? आवृत्ति का गुणन हार्मोनिक्स होता है। क्लियर है? क्या होता है? हार्मोनिक्स। जब डिटेल से बात करेंगे तब इसको और अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर बताइए, कौन सा समझ नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन, यानी संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का एक उपयोग किया जा सकता है? परावैंगनी प्रकाश तरंगे, या फिर सूक्ष्म तरंगे, या अवरक्त तरंगे, या फिर रेडियो तरंगे, या फिर आपका रेडियो तरंगे। चलिए बताइएगा, इसका आंसर आपको बताना है। क्लियर है? कि निम्नलिखित में से किन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके किया जा सकता है? कौन सी तरंगों का? क्लियर है? परावैंगनी प्रकाश तरंगे, या फिर आपका सूक्ष्म। देखिए वहां देखिएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी पहली चीज तो चुंबकीय तरंग होना चाहिए, पूरी चुंबकीय तरंगे। कैसी तरंगे हैं? पूरी तरंगे कैसी है? चुंबकीय तरंगे। बिंदु संपर्क डायोड में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? डायोड का उपयोग करके किया जा सकता है। किन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचक? क्लियर है? कौशल जी बता रहे हैं कि सर रेडियो तरंगों का। बिल्कुल सही है इनका आंसर। क्लियर है? किनका किया जा सकता है? रेडियो तरंगों का। इनका डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको पहले दे चुका हूं। खोज किसने की, तरंग देर कितनी है, और किस तरंग का काम कहां पे क्या किया जाता है आपको पता है। अवरक्त तरंग, ये तरंग, परावैंगनी तरंग, रीटर ने इसका खोजा था। किसने खोजा था? रीटर ने खोजा था। सूक्ष्म तरंगे जो खोजी थी वो हर्ट्ज ने खोजी थी, हेनरी हर्ट। किसने खोजी थी? हेनरी हर्ट ने खोजी थी। अवरक्त तरंगे जो खोजी थी हर्सेल ने खोजी थी। किसने खोजी थी? हर्सेल ने खोजी थी। रेडियो तरंगे जो खोजी थी वो मार्कोनी ने खोजी थी। किसने खोजी थी? मार्कोनी ने खोजी थी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा 62, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। क्या नहीं है? नहीं पे ध्यान देना, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों का इनमें से कौन सा है जो एक गुण नहीं है? आंसर दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती। पहला तो यह है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंब रूप होते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंब रूप होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्लियर है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपको आंसर बताना। इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
चलिए इधर हो जाता हूं ताकि आप पढ़ पाए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 62 है जिसका आंसर आपको बताना है। भाई आंसर दीजिए आप सब लोग। पहले अच्छे आंसर आ रहे थे, या तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको या फिर आप आंसर देना नहीं चाह रहे हैं। देखो दोस्तों, इसको बनाने में और इसको एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करने में बहुत मेहनत लगती है, मैं पहले ही बताता हूं। क्लियर है? तो उतनी ही मेहनत, ये नहीं बोल रहा है कि मैं अपनी तारीफ कर, नहीं, उतनी ही मेहनत आपको रिटर्न करना पड़ेगी। यानी मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं एक क्वेश्चन के अंदर। तो इतनी मेहनत जब हम लोग करते हैं तो आपको भी करना चाहिए। आप लोग सिर्फ आंसर नहीं दे पा रहा है। शर्मिला महल जी बता रही हैं कि सर आंसर सी होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये आपका गलत आंसर है। उसने बोला है विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा गुण है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का नहीं है? ध्यान से सुनिएगा आप। क्लियर है? अगर आंसर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो जे रहेगी, क्योंकि कोई बात ही नहीं है। अब देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है इनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में गमन कर सकती हैं। किसमें कर सकती हैं? ये निर्वात में क्या कर सकती हैं? गमन कर सकती हैं। क्लियर है? तो ये तो बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैंने अभी बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये उनके जैसा व्यवहार करती हैं, तो ये भी सही है। अब बताइएगा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंब रूप होते हैं, बिल्कुल सही है। क्लियर है? विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती, बिल्कुल गलत है। ये व्यतिकरण और विवर्तन दोनों दिखाती हैं। क्लियर है? यानी व्यतिकरण भी करती हैं और ये विवर्तन भी दिखाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये बोल रहा है कि नहीं है। क्लियर है? तो आंसर यही वाला क्या है? गलत है। तो अपना जो आंसर होगा वो अपना आंसर कौन सा होगा? ये वाला आंसर अपना होगा राइट आंसर। क्लियर है? उसने पूछा था कौन सा गुण नहीं है, तो व्यतिकरण और विवर्तन विद्युत चुंबकीय तरंगे दिखाती है, ये बोल रहा है नहीं दिखाती है, यानी ये आंसर गलत है। ये गुण उसका गलत है। कैसा है? गलत। डी नहीं होगा भाई। अरे विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती दादाओं। कौन सी तरंगों को? यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन सी तरंगों को? यांत्रिक तरंगों को। तो आंसर जो होगा वो ये वाला होगा। चलिएगा 63, एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? फिर देखो, मैंने नेगेटिव क्वेश्चन, ये नेगेटिव क्वेश्चन आपको पेपर में ही फंसाएंगे, ये गारंटी लेके जाना, मुझसे लिखवा के लेके जाना। ये नेगेटिव क्वेश्चन आपको पेपर में फंसाएंगे। नेगेटिव क्वेश्चन क्या, अपन का माइंड चलता है, अच्छा अच्छा नहीं है, ठीक है, एक बार पढ़ लिया, और अपन लगा देते हैं ये तो है, ये तो है। वो नहीं लगाना था, जो नहीं है वो लगाना है। ध्यान से सुनना यहाँ पे। एक्सरे, इनमें कम भेदन क्षमता होती है, ये प्रकाश की गति से चलती हैं, ये परावर्तित या अपवर्तित दोनों हो सकती है, फोटोग्राफी की प्लेट को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें से ऐसा एक्सरे का कौन सा गुण है जो कि नहीं है? जो कि क्या है? नहीं है। तो अब आप लोग आंसर बताइएगा। मैं फिर से दोबारा एक्सरे को एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लियर है? जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए। तो देखिएगा, एक्सरे की जो खोज की थी वो रोंटजन ने की थी। मैं पागल हो गया रोंटजन लिख लिख के। किसने की थी? रोंटजन ने की थी। एक्सरे की जो तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक इसकी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य अगर इतनी कम है तो इसकी भेदन क्षमता तो वैसे ही ज्यादा होगी। कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, कम भेदन क्षमता होती है। कम नहीं होती भाई, इसकी भेदन क्षमता कैसी होती है? ज्यादा। क्योंकि जो एक्सरे है वो किसके बाद आ जाता है? गामा रे के बाद। जब गामा रे की भेदन क्षमता ज्यादा होती है तो फिर इसकी भी भेदन क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, ज्यादा होगी भेदन क्षमता। बोल रहा था कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यही विकल्प है जो सही नहीं है। अरे प्रकाश की गति से चलती हैं, जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सबकी चाल प्रकाश की गति की चाल के बराबर होती है। ध्यान रखना, किसके बराबर होती है? प्रकाश की गति के बराबर। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 इंटू, नहीं, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये क्या आ गया, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। ये परावर्तित और अपवर्तित दोनों होती है। अगर परावर्तित नहीं होती तो हमारे हड्डी का ये कैसे पिक्चर बना के ले गए, एक्सरे कैसे निकाल देती। तो ये परावर्तित भी होती है, अपवर्तित भी होती है, दोनों होती है। क्लियर है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है भाई, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ये इसका गुण है। जब आप एक्सरे पढ़ते हो, यानी एक्सरे के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें से एक नोट डाल के लिखाया जाता है कि एक्सरे जो होती है वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। तो इनमें से जो आंसर होगा वो होगा आपका ये पहला वाला। इनमें कम भेदन क्षमता होती है, कम नहीं होती, ज्यादा होती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों, 64। क्लियर है। खतरे के सिग्नल, यानी खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, जबकि आंख जो होती है वो पीले, यानी पीले रंग के प्रति अधिक संवेदी होती है। अगर आपको पीला रंग देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पता है मैं लाल रंग का यूज बहुत कम करता हूं, मैं पीले रंग का ज्यादा करता हूं। क्यों? क्योंकि अपनी आंखों को देखने के लिए पीला रंग बहुत अच्छा लगता है, यानी पीला रंग उसको ऐसा लगता है हाँ क्या मजा आ गया पीले रंग को देख के। क्लियर है। तो पीला रंग जो होता है देखने में इसको अच्छा लगता है, लाल रंग इसको देखने में अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? क्लियर है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बताओ, जल्दी से बताइएगा इसका रीजन क्या है, इसका मेन कारण क्या है। तो इसका मेन कारण क्या है, पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण कम होता है, अतः लाल काफी दूर से दृश्य होता है। दूसरा, लाल की अपेक्षा पीला प्रकाश के प्रकीर्णन कम करता है। क्लियर है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। क्लियर है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये आपको बताना है। क्लियर है। ये आपको क्या करना है, बताना है। अब देखिए, पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण कम होता है, ये नहीं होता। देखिए लाल प्रकाश, अरे यार ये पूरा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से कैसा होता है, अधिक होता है। बेजानी हैप्पी नाला, बेजानी हैप्पी ना ला, ला मतलब लाल, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है और पीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है। इसीलिए पीला रंग अपने को देखने में सुगम लगता है, संवेदी लगता है। कैसा लगता है, संवेदी लगता है। लाल रंग देखने में चुभता है, अरे यार क्या आ गया ये। क्लियर है। इसलिए लाल रंग क्या करता है, अपने को चुभता है। आंसर क्या होगा, लास्ट वाला, तीसरा वाला। कौन सा होगा, तीसरा, कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है जबकि पीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है। चलिएगा, एक्स किरण, एक्स किरणों यानी एक्सरे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। एक्सरे का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। मैंने अभी बताया था कि एक्सरे का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। आप लोग आंसर नहीं दे रहे यार, मजा नहीं आता फिर मुझे पढ़ाने में, फिर मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। फटाफट जल्दी से आंसर दें कि एक्सरे का प्रयोग क्यों किया जाता है। जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए, या बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए, हृदय रोग का पता लगाने के लिए, धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए। क्लियर है। तो एक्सरे का उपयोग कहां किया जाता है, तो देखिएगा एक्सरे का उपयोग बॉडी यानी मानव शरीर के अंदर, कहां, मानव शरीर के अंदर। तो मानव शरीर के अंदर सिर्फ हड्डियों का चित्र लेने में किया जाता है, ध्यान रखना, इसका हड्डियों का चित्र लेने में किया जाता है। इसके अलावा एक्सरे मानव शरीर में और कहीं पे यूज ही नहीं किया जाता। तो ये वाला आंसर तो वैसे ही नहीं होगा। क्लियर है। ये वाला आंसर तो वैसे ही नहीं होगा। धातु को काटने और वेल्डिंग करने में नहीं, एक्सरे का यूज नहीं करते हैं। अब बचा 2, जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए, सोने का पता लगाने के लिए एक्सरे का यूज नहीं करते। बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए, क्या करने के लिए, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में क्या करने के लिए, खराबी का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, एक्सरे किरण का किया जाता है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आता है 66। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है, जो दूरदर्शन चैनल है उसकी विशिष्टता कैसी है, आपको ये बताना है। प्रेषित संकेत की आवृत्ति, प्रेषित संकेत का वेग, दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, या चित्र नलिका। तो इसका आंसर जो होगा प्रेषित संकेत का वेग होगा, यानी बहुत दूर से ये सिग्नल को लेके आती है, और बहुत दूर से जब सिग्नल को लेके आती है तो उन सिग्नलों को अपने दूरदर्शन चैनल पे वो बताती थी। पहले एंटीना लगता था एक, उसमें ऐसे
एंटीना में ऐसे निकले हुए रहते थे, उसको लाते थे, आए सिग्नल, नहीं आए, आए नहीं आए, आए नहीं आए, चिल्लाते ही रहते थे। एक ऊपर, एक बालकनी में खड़ा हुआ है, एक इधर खड़ा हुआ है, ऐसे करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 67, टाइम थोड़ा कम है तो जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, ये बताइएगा, निम्न में से कौन सा आवृत्ति, क्या आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरणों का सही क्रम कौन सा है? यानी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में पहले सबसे कम आवृत्ति, फिर ज्यादा आवृत्ति, फिर और ज्यादा आवृत्ति, फिर और ज्यादा आवृत्ति, फिर और ज्यादा आवृत्ति, यानी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में आपको देखना है। तो आपको देखो, आवृत्ति के बढ़ते क्रम का मतलब क्या है? जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होना चाहिए। यानी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में जो आप पहले लोगे उसकी आवृत्ति कम, यानी उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा देखे कौन सा होगा? सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है। कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो ये पहले आ गया, तो इसकी आवृत्ति कैसी होगी? कम होगी, बिल्कुल सही है। सूक्ष्म तरंगों के बाद दृश्य प्रकाश, बिल्कुल सही है। फिर एक्सरे, बिल्कुल सही है। रेडियो तरंगे, यहां गड़बड़ हो गया, रेडियो तरंगे नहीं आएगा। क्लियर है? रेडियो तरंगे तो सूक्ष्म तरंगों से ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, यानी इसकी आवृत्ति इससे भी कम होती है। पहले कम आवृत्ति, फिर उससे कम आवृत्ति, ऐसा थोड़े ना होता है। तो ये वाला तो नहीं होगा। अगला देखें, एक्सरे। एक्सरे की तो भाई आवृत्ति, एक्सरे की आवृत्ति तो बहुत ज्यादा होती है। उसने बोला है आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, यानी पहले कम आवृत्ति वाला। क्लियर है? तो ये भी गलत हो गया यहीं पे। पहले देखें, रेडियो तरंगे, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद सूक्ष्म तरंगे, बिल्कुल सही है। फिर दृश्य प्रकाश, बिल्कुल सही है। फिर एक्सरे, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है? आप लोगों को देखा होगा, मैंने आवृत्ति के बेस पर ही लिखा था। किस पे लिखा था? आवृत्ति के बेस पे लिखा था। इसको देखे ध्यान से, देखें, सबसे कम आवृत्ति, फिर ज्यादा आवृत्ति, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा। क्लियर है? इन सबकी आवृत्ति के बेस पे मैंने इनको लिखा था। चलिएगा, तो आंसर कौन सा होगा इसका दोस्तों? आंसर जो होगा वो ये वाला होगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 68, नीचे का ऑप्शन दिख रहा है क्या? दिख रहा है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 68, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो इनमें से आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। दोस्तों, अगर मजा आ रहा है क्लास लेने में तो एक बार शेयर कर दें जल्दी से। अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से शेयर कर दें दोस्तों, जल्दी से शेयर करें। देखें, जब आप टीवी को ऑन करते हो, यानी आपने टीवी का स्विच ऑन किया, तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य, श्रव्य का मतलब होता है आवाज, साउंड। क्लियर है? श्रव्य का मतलब क्या होता है? साउंड होता है। यहाँ पे साउंड की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? साउंड की बात कर रहा है। तो इसका ध्यान रखना, श्रव्य का मतलब होता है साउंड। क्लियर है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। चलिए, दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। क्लियर है? ध्वनि जो है प्रकाश की वेग से क्या चलती है? कम वेग से चलती है। कौशल महावर जी। अगला, ये टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये वाला तो आंसर वैसे भी काट देना। अब आपको बताना है कि यहां पे क्या होता है। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। तो देखिएगा, ध्वनि क्या है? ध्वनि। और दूसरा क्या है? दृश्य। क्या है? दृश्य। तो अभी आपने देखा तरंगे, तरंगे जो होती है वो प्रकाश के वेग से चलती हैं। किससे चलती हैं? प्रकाश के वेग से चलती हैं। किससे चलेंगी? प्रकाश के वेग से। लेकिन भाई साहब, जो ध्वनि होती है, क्या होती है? ध्वनि। ये ध्वनि जो होती हैं वो दृश्य यानी प्रकाश के वेग से कम रहती हैं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जितने भी आंसर आ रहे हैं सारे गलत हैं। ये जितने भी आंसर आ रहे हैं वो सारे क्या हैं? गलत हैं। अब देखिएगा, टीवी के अंदर जो श्रव्य होता है वो कौन सा श्रव्य होता है? भाई अपना साउंड थोड़े ना होता है, ये अपन बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं ध्वनि। तो ये प्रकाश की गति से कम चलती है। किसकी गति से कम चलती है? ये प्रकाश की गति से कम चलती है। तो यहां देखिएगा, देखिएगा, दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, ये लोग बोल रहे हैं। टीवी ऑन करते हैं, टीवी में दृश्य दिखना लगता है क्या? नहीं देखने लगता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहले वाला। कौन सा होगा? पहले वाला। क्योंकि जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सब किसकी गति से चलती हैं?
ये प्रकाश की गति से चलती हैं। किसकी गति से चलती हैं? प्रकाश की गति से। अभी बताया था मैंने कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो चलती हैं वो प्रकाश की गति से चलती हैं। तो इसके अंदर जो श्रव्य तरंग होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जो दृश्य तरंगें होती हैं वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इसलिए दोनों क्या होंगी? एक साथ शुरू होंगी। सी डी जितने भी आंसर हैं सारे गलत हैं। सी डी ये बिल्कुल आंसर होगा पहला वाला। कौन सा होगा? पहला वाला। क्लियर है? अरे दृश्य तुरंत कहां से दिखाई देता है? तुरंत नहीं दिखाई देता। बिजली वाला क्वेश्चन आएगा अभी, उसमें बताना। एक रडार, ये रडार गलत लिखा है, ऐसे लिखते हैं रडार। एक रडार जो वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है। किसको लगाता है? एक रडार जो वायुयान की स्थिति का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? वायुयान की स्थिति का पता। उसमें कौन सी तरंगे? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे या कर्णातीत तरंगे। क्लियर है? एक रडार के अंदर कौन सी तरंगे? मैंने आपको बताया रडार के अंदर कौन सी तरंगे होती हैं दोस्तों? रेडियो तरंगे। रडार के अंदर कौन सी तरंगे होती हैं? रेडियो तरंगे। कम से कम 40 किलोमीटर तक तो आसानी से ये क्या कर पाता है? पता लगा देता है किसी भी वस्तु के बारे में। कितने? 40 किलोमीटर। कितना? 40 किलोमीटर लगभग। ये मैं बहुत नॉर्मल वैल्यू बताइए। 40 किलोमीटर तक ये आसानी से क्या कर सकता है? पता लगा सकता है किसी भी चीज के बारे में। बिल्कुल सही है। क्या नाम होगा? रेडियो तरंगे। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों, 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसके बाद जल्दी से करते हैं। पराबैंगनी किरणें जिनको बोलते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा जो होती है वो किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो आप देख लीजिएगा, लाइन से लिखिएगा। पहले नंबर पे आएगी गामा, दूसरे पे आएगी आपकी एक्स रे। क्या आएगी? एक्स रे। तीसरे पे आती है आपकी यूवी, चौथे पे आती है आपकी विजुअल। क्या आती है? विजुअल। पांचवे पे आती है आपकी इंफ्रा। क्या आती है? इंफ्रा। फिर आती है आपकी माइक्रो। क्या आती है? माइक्रो। फिर आती है आपकी रेडियो। क्या आती है? रेडियो। तो ऊर्जा जो है ऐसे बढ़ती जाएगी। ऊर्जा क्या है? ऐसे बढ़ती जाएगी। यानी नीचे से आप ऊपर जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो धीरे धीरे नीचे से ऊर्जा कहाँ जाएगी? ऊपर। सबसे कम ऊर्जा, क्लियर है, इसकी होगी, और सबसे ज्यादा ऊर्जा वो इसकी होगी। तो आपको देखना है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की जो ऊर्जा किससे ज्यादा होगी? इन सबसे ज्यादा होगी। तो इन सबको देख लो। क्या गामा किरण से ज्यादा होगी? नहीं होगी। क्या एक्स किरण से ज्यादा होगी? नहीं होगी। क्या अंतरिक्ष किरणों से ज्यादा होगी? नहीं होगी। किससे होगी? अवरक्त किरणों से। अवरक्त किरणों से। ये रही इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को ही बोलते हैं अवरक्त। क्या बोलते हैं? अवरक्त। तो इससे ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? अवरक्त किरणों से ज्यादा होगी। यानी इंफ्रारेड से ऊर्जा क्या होगी? इसकी ज्यादा होगी। कैसी होगी? ज्यादा। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो किसकी? इससे अपेक्षा ऊर्जा किसकी अपेक्षा ज्यादा होगी? चलिएगा अगला देखिएगा। 71 कॉस्मिक किरणें। बिल्कुल सही है। अब मैं आपको देता हूं जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका आंसर। गामा किरणों से ज्यादा भेदन क्षमता कॉस्मिक किरणों की होती है। किनकी होती है? कॉस्मिक किरणों की होती है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सा सही है यह आपको बताना है। कॉस्मिक किरणों की भेदन क्षमता गामा किरणों से कई ज्यादा गुना ज्यादा होती है। क्लियर है? कई ज्यादा गुना। क्लियर? बहुत ज्यादा गुना। कॉस्मिक किरणें जो होती हैं ये आयन मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ये आयन मंडल में पाई जाती हैं। और हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल में। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल में। एक मिनट, हम लोग कहाँ रहते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल में। चलिए, थोड़ा टेक्निकल इशू था। तो ये कॉस्मिक किरणें जो होती हैं ये आयन मंडल में होती हैं, ये अपने तक नहीं आती हैं। आयन मंडल, हम रहते हैं क्षोभ मंडल में। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। क्लियर है? इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। कैसी होती है? बहुत छोटी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं। क्लियर है? यह है वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो देखें, अब आयन मंडल में है कॉस्मिक किरणें, तो ये तो सत्य है कि वो सूर्य से निकलती हैं। किससे निकलती हैं? सूर्य से निकलती हैं। ये भी सही है।
इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है अवशोषित करने की। क्यों? क्योंकि ये गामा रे से भी ज्यादा ऊर्जा होती है इनके अंदर। किससे? गामा रे से भी ज्यादा इनके अंदर क्या होती है? ऊर्जा होती है। ये भी सही है, आपको बताना सही कौन सा नहीं है। क्लियर है? दूसरा, इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। बिल्कुल होती है भाई, जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होगी। जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होगी, उसमें आवृत्ति ज्यादा होगी। क्या होगी? जिसमें ऊर्जा ज्यादा उसमें आवृत्ति ज्यादा। आवृत्ति का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। क्लियर हुआ? तो इसका क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कभी पढ़ा है? विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती है। गामा, एक्सरे, यूवी, विजुअल्स, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। ये 7 प्रकार की होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये वाला आंसर होगा। कौन सा वाला होगा आंसर? ये वाला। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती कॉस्मिक किरणें। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72। 900 हर्ट्ज आवृत्ति कहलाती है। कैसी आवृत्ति कहलाती है? श्रव्य आवृत्ति कहलाती है, रेडियो आवृत्ति कहलाती है, उच्च आवृत्ति कहलाती है, परा उच्च आवृत्ति कहलाती है। आपको ये बताना है। क्लियर है? आप लोग 12-13 लोग देख रहे हो, आंसर आते हैं 1-2 के, और सब बुत्त बन के बैठ के देखते रहते हैं। फिर बोलते हैं कि सर ऐसा बोलते हैं। कई लोगों को बुरा लग जाता है मेरा कहना, क्योंकि मैं सही कहता हूं। तो भाई जब आप देख रहे हैं तो उस चीज के कम से कम आंसर तो गलत दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जब गलत दोगे, देखो जब तक गर्म तवे पे हाथ नहीं रखोगे पता नहीं चलेगा तवा गर्म था कि ठंडा था। एक बच्चा बार मम्मी मैं भी रोटी बनाऊंगा, मम्मी मैं भी रोटी बनाऊं, एक बार बनवा लो ना, पता चल जाएगा, दोबारा नहीं बोलेगा। जब गर्म तवे से हाथ लगेगा, ओ मम्मी ये तो चिक गया। शर्मिला महल जी बिल्कुल, सत्यम कटेरा जी ए बिल्कुल सही है। श्रव्य ध्वनि जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके कहां तक होती है? 20,000 हर्ट्ज तक होती है। क्लियर है? उच्च, और एक होती है पराश्रव्य, पराश्रव्य, एक होती है अपश्रव्य। कैसी? अपश्रव्य। अपश्रव्य जो होती है ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। पराश्रव्य जो होती है ये 20,000 हर्ट्ज से कैसी होती है? ज्यादा होती है। कैसी होती है? ज्यादा। इसमें आता है चमगादड़। चमगादड़ की जो ध्वनि होती है, क्या नाम होती है इसका? मतलब आवृत्ति होती है पराश्रव्य की जो फ्रिक्वेंसी, मतलब चमगादड़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है चमगादड़ की 1,00,000 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 1,00,000 हर्ट्ज। कमलेश कुमार बेंसी बिल्कुल। अब आंसर दे रहे हो तो मजा आता है देखने में कि हाँ यार बच्चे देख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। चलिएगा 73 का 73। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। ये मैं आपको बता देता हूं, इसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आयाम मॉड्यूलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आयाम मॉड्यूलम के द्वारा। ये चित्र को लाता है और अपने को दिखाता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 74 बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है। कैसा है आईएमपी? पहले दिया है आपको कथन है, फिर दिया है कारण आर। कथन ए आपसे बोलता है रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में संचित संचित हो जाती। संचित हो जाने का मतलब है विचलित। क्या हो जाना? विचलित हो जाना। इसको ऐसा लिख दो विचलित। क्या लिख दो? विचलित। विचलित हो जाती है। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती हैं? विचलित हो जाती हैं। कारण दे रखा है रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। अब आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आजकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्लियर है? ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखें, रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये तो बिल्कुल सही है। तो जहां आर को सही बता रहा है वो ले लो, आर गलत बता रहा है ये हटा दो। क्लियर है? आर को गलत बता रहा है तो इसको तो हटा दो। क्लियर है? ये आर को सही बता रहा है ये सही होगा, किंतु आर ए का सही, ये दोनों ही सही बता रहा है। तो देखिएगा जो रेडियो तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विचलित, भाई रेडियो तरंगे यानी जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो कैसी होती है? उदासीन। जब वो उदासीन होती हैं तो विद्युत क्षेत्र में विचलित होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को कहीं भी पटक दो, ना तो ऋणावेश देख पाएगा ना धनावेश देख पाएगा। अब एक लड़का है वो लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक लड़की है लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। क्लियर है? अगर कोई बीच का है
तो वो ना इधर अट्रैक्ट होगा ना इधर अट्रैक्ट होगा। क्लियर है, वो तो बीच में रहेगा, यानी उदासीन हो गया। कैसा हो गया? उदासीन। क्लियर है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये वाला होगा कि ए गलत है। ये रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं हो सकती क्योंकि ये उदासीन होती है, इन पे चार्ज का कोई रोल नहीं चल पाता, यानी इन पे चार्ज का कोई असर नहीं होता है। क्लियर है, तो आंसर जो होगा वो डी वाला होगा। आर सही है, रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अगला 75 नंबर का, कॉस्मिक किरणें अभी पढ़े हैं, क्या करती हैं? आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं या इनमें से कुछ नहीं? बिल्कुल होती हैं, ये आवेशित भी करती हैं और अनावेशित भी करती हैं। कॉस्मिक किरणें कहाँ होती हैं? आयन मंडल में होती है। कहाँ होती हैं? आयन मंडल में होती है। कॉस्मिक किरणें कहाँ होती हैं? आयन मंडल में होती है। चलिएगा, इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा। 76, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा ऐसे चिल्लाता है, ओ मोड़ा इधर आइयो रे। ऐसे क्यों करता है? अगर बहुत दूर होता है तो अपन ऐसे करते हैं, ए सुन रहे हो का? क्लियर है, अजी सुनते हो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ऐसे करके क्यों बोला जाता है या ऐसे करके क्यों बोला जाता है, इसका रीजन आपको बताना है। क्लियर है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा, ये अलग अलग है, ध्वनि ऊर्जा एक दिशा में इंगित होगी, ध्वनि की ध्वनि पूर्णता बढ़ जाएगी, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाएगा, इस कार्रवाई में ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ए। क्या होगा? ए। ऐसे करने से क्या होता है? ऐसे करने से क्या होता है कि ध्वनि ज्यादा दूर तक जाती है। अपन ऐसा क्यों करते हैं जब आदमी ज्यादा दूर होता है? अरे सुन रहे हो का? राजू के पापा रोटी खा लो। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि ध्वनि ज्यादा दूर तक होती है, खेतों में ज्यादा यूज किया जाता है। कोई इस मेड़ पे काम कर रहा है, कोई उस मेड़ पे काम कर रहा है, तो जब वो इस मेड़ से उस मेड़ पे अरे बुलाते हैं अपन, तो ऐसे करके बुलाते हैं, ऐसे करके बुलाते हैं। ज्यादा दूर करना है तो दोनों हाथों को, ताकि एक ही दिशा में चल पाए। बिल्कुल सही है, ए ए ए। चलिएगा 77 नंबर का क्वेश्चन, बादलों की बिजली की चमकें काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, यानी चमक पहले दिखाई देती है, गर्जन बाद में सुनाई देती है। पहले चमक जाती है, गर्जन बाद में आती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा होती है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से कैसी होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से कैसी होती है? ज्यादा। प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बादल ध्वनि तरंगों को रोक देता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से कैसी होती है? ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 78, सोनोग्राफी कब की जाती है? कई लोगों को लगता है शर्मिला महल जी बोल रही हैं कि सर अब फोन लगा देते हैं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सही बात है, ये भी सही बात है कि अब तो फोन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? फोन लगा दिया जाता है। सही बात है, अब मतलब हटाना पड़ेगा, इस तरंग को हटाना पड़ेगा यहाँ से। उससे बोलेंगे फोन आ गया हमारे पास, हेलो, काम की बात करते हैं। क्लियर है, चलिएगा। सोनोग्राफी कब की जाती है? सोनोग्राफी कब की जाती है? कई लोगों को लगता है प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी होती है। अरे दादा, प्रेगनेंसी में नहीं होती है। मतलब प्रेगनेंसी में होती है, लेकिन जरूर नहीं कि प्रेगनेंसी में ही सोनोग्राफी हो। आपके अंदर के जो अंग हैं, आपके 5 मिनट लेट होगा, मत लेना। देखिएगा, व्रत की पत्री को महीन करना नहीं, रेशे युक्त ऊतकों को नष्ट करना, अंतरंग अंगों को के चित्र लेने के लिए। अगर पेट के अंदर कोई पथरी होती है तो उसको देखने के लिए क्या किया जाता है? सोनोग्राफी। पेट के अंदर बच्चा होता है, वो भी क्या है? पेट के अंदर नहीं, यूट्रस के अंदर, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है? सोनोग्राफी की जाती है। यानी अंतर अंगों के चित्र लेने के लिए। पेशियों के कंपनों को मापन नहीं, पेशियों का कंपन तो आप किससे मापते हो? स्टेथोस्कोप से मापते हो। क्लियर है, तो ये क्या होता है? अंतर अंगों के चित्र लेने के लिए। चलिएगा 79 नंबर का क्वेश्चन, हम बिजली को चमक को पहले देखते हैं और बादलों की, ये रिपीट हो गया, प्रकाश की चाल, प्रकाश ध्वनि से ज्यादा तेजी से चलता है, ये वाला आंसर होगा इसका। 80 नंबर का क्वेश्चन, पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रहे वाहनों को पकड़ने वाला जो यंत्र होता है किस पर आधारित होता है? पुलिस जो है वो अति तीव्र वाहन जो चलते हैं उसमें जो यंत्र होता है वो किस पर आधारित होता है? क्लियर है,
उनको पकड़ने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्लियर है? तो डॉपलर प्रभाव का, केर प्रभाव का, थॉमस प्रभाव का या सीबेक प्रभाव का, तो इनमें से किसका प्रभाव करते हैं? तो देखिएगा, थॉमस प्रभाव क्या होता है कि जब कभी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जिस धातु में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्लियर है, तो वहां पे एक कंपन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? कंपन पैदा होता है। उसकी वजह से वहां पे एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं थॉमस प्रभाव। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? थॉमस प्रभाव बोलते हैं। क्लियर है? और सीबेक प्रभाव क्या होता है? ये तापमान पर होता है कि किसी दो वस्तुओं, जैसे दो वस्तुएं हैं, यहां पे मान के चलो एक ये है, इसको एक अलग तापमान, इसको गर्म तापमान दे रहे हैं, इसको ठंडा तापमान दे रहे हैं। जब इनको दोनों को अलग अलग तापमान दिया जाता है तो इन दोनों के मिलने से एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी को हम बोलते हैं सीबेक प्रभाव। डॉपलर प्रभाव ये आपका दो जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, प्रकाश और ध्वनि दोनों में मिलेगा। यहां पे क्या होता है कि एक श्रोता, क्लियर है, एक श्रोता और एक जब वक्ता होता है, श्रोता, दो श्रोता हैं, जब एक स्पीड से चल रहे होते हैं तो इनको कभी ध्वनि कम सुनाई देती है और कभी ध्वनि ज्यादा सुनाई देती है। कभी ध्वनि कैसी सुनाई देती है? कम सुनाई देती है। कभी ध्वनि कैसी सुनाई देती है? ज्यादा सुनाई देती है। तो इसी का प्रयोग कौन करते हैं? पुलिस वाले करते हैं, डॉपलर प्रभाव का। क्लियर है? चलिएगा 81, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। भाई ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्धारित होती है? क्लियर है? ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम से, या फिर उसकी आवृत्ति से, या फिर उसकी तरंग दैर्घ्य से, या उसकी चाल से। तो आपको बताना है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो देखिएगा, तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता आपको बताना है कि ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है। कौन सा? केर प्रभाव। अरे ये तो अपवर्तनांक को नापता है। किसको नापता है? अपवर्तनांक। किसको? अपवर्तनांक को नापता है। क्लियर है? तो 81 का देखना है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किस पर होती है? आयाम पर। भाई वो कितने आयाम ले रहा है, कितने आयाम दे रहा है, कितने आयाम ले रहा है, तो ये आयाम, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। भाई आवृत्ति पर नहीं करती, आवृत्ति पर नहीं करती, आयाम पे करती है कि एक सेकंड में कितने आयाम लिए। आवृत्ति तो नापती है, आवृत्ति क्या करती है? उसको नापती है। किस पे करती है? आयाम पे। तरंग दैर्घ्य आवृत्ति पे नहीं होती, चाल से नहीं होती है। अगला 82 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर है? निम्न में के लिए सोनार, क्लियर है, सोनार किस में लगाया जाता है? पनडुब्बी। किस में लगाया जाता है? पनडुब्बी में लगाया जाता है। तकनीक का काम ली जाती है। सोनार तकनीक का काम किस में लिया जाता है? जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए, वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए, जल में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा नापने के लिए। क्लियर है? वायु में स्थित पिंडों की दिशा एवं चाल नापने के लिए। बताइएगा इसका आंसर। चलिएगा इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही है, जल में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा नापने के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? तो चलिएगा दोस्तों, टाइम का अभाव होने की वजह से कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं अपने 82 तक, 18 क्वेश्चंस बच गए हैं। तो 18 क्वेश्चंस अपन कर लेंगे। 18 क्वेश्चंस क्या होगा दोस्तों, अपन कल की क्लास में थोड़ा मैं जल्दी आ जाऊंगा तो आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। तो 18 क्वेश्चन अपन पहले कर लेंगे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं लिए वो ले लेना, 11 रुपये में, सॉरी 11 टेस्ट हैं, 51 रुपये में, बहुत शानदार है। वर्तिका क्लासेस ऐप पर है, यहाँ से टेस्ट सीरीज ले लेना। टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाना, टेस्ट सीरीज परचेस करना और अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, तबीयत से पढ़ना, पढ़ने में इतने मग्न हो जाना कि बगल में कौन बैठा है उसका भी पता ना चल पाए। क्लियर है दोस्तों? चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए